हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8वां वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप समझ ही रहे होंगे कि आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो मेरा वीडियो भी एक दिन गैप हो गया, किसी कारणवश से मैं एक दिन वीडियो को नहीं डाल पाया। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे ताकि आप हर चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, और आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार आपको टॉपिक बताने वाला हूँ। पता है क्या? हेनरी लॉज, इसको हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हेनरी का नियम आज हम लोग जानेंगे, और वो आपका एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ भी चुका है। तो पहले हेनरी लॉ नहीं, पहले हेनरी का नियम नहीं, पहले आप जानेंगे क्या? विलेयता, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? सॉल्युबिलिटी के बारे में। आइए देखते हैं सॉल्युबिलिटी है क्या, विलेयता है क्या। देखिए, कहता है आपका डिफिनेशन, निश्चित ताप पर, क्या? निश्चित ताप। जैसा हमने इसके पहले बिलियन पढ़ा, तो बिलियन के लिए कोई टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब बिलियन बनने के लिए हमें तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। आप विदाउट टेम्परेचर भी सॉल्यूशन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? सॉल्युबिलिटी, जिसको विलेयता या इसका एक दूसरा नेम है क्या? घुलनशीलता। तो इसमें देखेंगे, कह रहा है कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। चाहे जितनी टेम्परेचर हो, वो क्या होनी चाहिए? निश्चित। और जब टेम्परेचर निश्चित होगा और किस में? विलायक में घुला होगा, तब आपको विलायक पता है, विलेय आपको पता है, पता है ना? पता है आपको, जानते हैं? यस, मैंने आपको बताया सबसे पहला वीडियो में, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलेयन के परिचय में सबसे पहले मैंने आपको विलेय और विलायक को डिफाइन करके दिखाया था। जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, वो होता है विलेय, और जिसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, उससे हम क्या कहते हैं बच्चों? विलायक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। तो अब यहाँ विलेयता की बात कर रही है। देखिए, तो विलेयता बराबर होता है आपका विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुने 100। अब कहिए कि सर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो आप आसानी से, बहुत आसानी से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। कैसे? देखिए, आपको छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको दे दिया जाए कि 100 ग्राम जल में क्या 10 ग्राम क्या चीनी घुला हुआ है। ठीक है, 100 ग्राम जल में कितना ग्राम? 10 ग्राम चीनी घुला हुआ है, तो उसकी आपसे विलेयता पूछेगा। तो डिफिनिट श्योर आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वहाँ विलेय की मात्रा कितनी हो गई? 10 ग्राम, और विलाय की मात्रा हो गई 100 ग्राम। तो यहाँ आप फॉर्मूले पर पुट कर देंगे, क्या होगा? विलेयता बराबर विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुने 100। अब देखते हैं हम लोग कि विलेयता होता कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या? गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता वो होती क्या है आपके लिए? कह रहा है कि किसी गैस का एसटीपी, एसटीपी आपको कंफ्यूजन लग रही हो कि एसटीपी है क्या? सर क्या लिख दिया एसटीपी? बहुत ही आसान चीज है, इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, मानक ताप दाब, मानक। ठीक है, तो मानक ताप दाब ये आपका है, जिसको हम लोग एसटीपी कहते हैं। कह रहा है किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन जो दिए गए ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर विलायक की इकाई आयतन में घुलकर कौन सा विलयन बनाता है? संतृप्त विलयन बनाता है। अब आपको लग रहा होगा, तो संतृप्त विलयन बनाता है, उसी को हम कहते हैं गैस की विलेयता, या उसी को गैसों की विलेयता कहते हैं। फिर से वही बातें, पुरानी चीजें,
पुरानी यादें, पुरानी ख्यालें आपके लिए आ गई। वो क्या है आपके लिए? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया आपका। चलिए इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, अगले वीडियो में मैं आपको इसको बताऊंगा डीपली रिसर्च करके कि संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है, फिर इसके बाद अति संतृप्त होता है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल अभी हम लोग आते हैं कहाँ, हमें चलना है अपने मंजिल, और हमारी मंजिल क्या है? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ को हमें जानना है होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो देखिए करा कि गैस की विलेयता कहते हैं। अब देखो किसी गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले, प्रभावित डराने वाले, मतलब जिससे आप डरते हैं। आप अपने घर में किससे डरते हैं? पिताजी से, पापा से डरते हैं। तो आपको भी डराने वाले कोई हैं या नहीं है? हैं, बिल्कुल, आपके फादर। तो यदि आपको डराते हैं तो आपको जो डराने वाले कारक हैं आपके पापा हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। लेकिन यहाँ कहता है आपका कि किसी गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। बहुत सारे चीजों से ये डरता है। कौन? गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है। तो गैस की द्रव में विलेयता किससे डरता है? उसको डराने वाला सबसे पहला चीज क्या है? इफेक्ट डालने वाला, प्रभाव डालने वाला। वो चीज कौन है? कौन है? आपके सामने देखिए, नजर के सामने आपके, है ना, नजर के सामने, जिगर के पास। यूं ही देखते रहो और यूं मुस्कुराते रहो। ये तो आपके पास है। कहता है क्या? गैस तथा विलायक की प्रकृति। ये डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है, ये इफेक्टेड होता है, प्रभावित हो जाता है। किससे? गैस तथा विलायक की प्रकृति से। तो गैस और वहां पे विलायक, विलायक के लिए हम क्या लेंगे? जिसमें घुलेगा तो वहां पे आपका द्रव होगा, ठीक है। फिर सेकंड कहता है ताप का प्रभाव। ये विलायक की प्रकृति से तो डरता ही है। एक तो बेचारा डर ही रहा था और कोई आकर के दूसरा भी खड़ा हो गया। कहाँ चले तुम? मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं। और पीछे पीछे आया भी तो कौन आया? ताप का प्रभाव। तो ये चीजें आपको इफेक्टेड करेगी, आपको नहीं। किसे? गैसों की द्रव में विलेयता इफेक्टेड करेगी, ठीक है बच्चों। तो गैसों की द्रव में विलेयता को इफेक्टेड करेगा कौन? सबसे पहला गैस तथा विलायक की प्रकृति, वो आपको प्रभावित कर सकता है। किसको? और ताप का प्रभाव, टेम्परेचर के द्वारा भी प्रभावित होगा। और उसके बाद आता है आपका क्या? दाब। और यही वो चीज है, दाब। दाब ही वो चीज है जिसके बारे में, यानी इसके बारे में अध्ययन किसने किया? हेनरी। और यहां से ही एक रूल आता है जिसका नाम पड़ता है हेनरी लॉ, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा किससे इफेक्टेड होता है? गैस तथा विलायक की प्रकृति से। दूसरा किससे इफेक्टेड होता है? ताप का प्रभाव से। और तीसरा किससे इफेक्टेड होता है? दाब का प्रभाव। तो आपको ध्यान में रखना है, हमेशा हमेशा के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है, या आपको दे दिया जाए प्रश्न और पूछा जाए आपसे कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो सरल, बहुत आसानी से हम बता देंगे। एक पहला गैसों की द्रव में विलेयता, दूसरा ताप का प्रभाव और तीसरा दाब का प्रभाव। तो ये तीन चीजें आप चुटकी बजाते बजाते क्या कर लेंगे? यादें। आपकी यादें, आप अपनी यादों को इसमें खो दो ना, आप जुड़ी रहिए पल पल, हर पल इसी के साथ, और आप बहुत आसानी समझ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम डिफाइन करते हैं। मैं आपको बताता हूं अब क्या? गैस तथा विलायक की प्रकृति। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लें। मैं फटाक से आपको इसको बताने का प्रयास करता हूं, और मैं आपको जल्दी से कहाँ लेकर के चलता हूं? आपकी मंजिल के पास। और आपकी मंजिल क्या है? हेनरी लॉ, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्या है आपका। कह रहा था कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। मैंने आपको पहले बताया था गैस तथा विलायक की प्रकृति, दूसरा बताया था ताप का प्रभाव, और तीसरा बताया था दाब का प्रभाव।
यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं गैस तथा विलायक की प्रकृति को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, कहता है आपका कि द्रव में गैस का विलेयता, द्रव में किसका, गैस का विलेयता, गैस तथा विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है। यह जो है इसके प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कि आपका जो विलायक का प्रकृति है वो कैसा है, ध्रुवीय प्रकृति का है या अध्रुवीय प्रकृति का है। ध्रुवीय मतलब एक पोलर और अध्रुवीय का मतलब नॉन पोलर। ठीक है, तो अब आगे कहता है आपका कि पर निर्भर करता है, गैसें जल में अधिक विलेय होती है लेकिन ध्रुवीय विलायकों में अल्प विलेय होता है। गैस जो है आपका जल में क्या होता है, अत्यधिक विलेय होता है, अत्यधिक घुलनशील। जैसे ऑक्सीजन को लगाओ जल में तो ऑक्सीजन अत्यधिक घुलनशील है जल, है कि नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं जो गैस जितना आसानी से द्रवित हो जाता है, जो गैस, गैस का मतलब कोई भी वाष्प के फॉर्म में हो, और जितना आसानी से द्रवित हो जाता है, जितना आसानी से क्या हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसकी विलेयता उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। यदि अब आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाए कि जो गैस जितनी आसानी से द्रवित हो जाता है उसकी विलेयता क्या होता है, कम होता है कि अधिक होता है, तो आपका जवाब क्या होगा सर, अधिक होता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ बात कर रहा है ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक के लिए हम एक लाइन चर्चा करेंगे। इसके लिए कहा जाता है लाइक डिजोल्व लाइक। कहने का मतलब समझे, कहने का अर्थ हुआ कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है और असमान असमान को घोलता है। तो समान समान को घोलता है, जैसे ध्रुवीय की बात करते हैं तो हम लेते हैं क्या, वाटर जल और प्लस NaCl, और यहाँ दोनों को घोलेंगे तो आसानी से क्या होगा, घुल जाएगा। ठीक है, तो समान समान आपका यहाँ घुला कि नहीं घुला, लेकिन बात यहाँ समान समान ठोस द्रव की नहीं है, यहाँ बातें किसकी है, गैस तथा विलायक, यानी गैस और द्रव की बात है। तो गैस और द्रव की बात करेंगे तो गैस के लिए जैसे आप ऑक्सीजन, ठीक है, और द्रव के लिए आप जल लीजिए, तो ये दोनों घुल जाएंगे। यानी कि लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को क्या करता है, घुलता है। ठीक है बच्चों, सेकंड देखते हैं ताप का प्रभाव। कहता है आपका कि सामान्यतः ताप में वृद्धि से गैसों की विलेयता क्या होता है, घटता है। देखिए, सामान्यतः ताप में वृद्धि यानी कि ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, अब आपसे यहां से प्रश्न कर दिया जाए, यही टर्म से आपका उठा करके डाल दिया जाए 1 नंबर में कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, घटता है। ठीक है, अब कह रहा है कि आयनन के क्रिया के दौरान गैस आयतन में संकुचित हो जाता है, आयनन क्रिया। ठीक है, तो आयनन क्रिया के दौरान जो है गैस आयतन में क्या होता है, संकुचित हो जाता है एक जगह, और उसके बाद करता है तथा ऊर्जा मुक्त करता है, ऊर्जा मुक्त करता है, यानी कि जिस सभी क्रिया में ऊर्जा या उष्मा मुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी। और जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसको हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी। ठीक है, अब कह रहा है कि लास है तेलीय नियम सिद्धांत के अनुसार, लास है तेलीय, ली चेस्टर इसको कहा जाता है इंग्लिश में, ली चेस्टर सिद्धांत। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो ली चेस्टर सिद्धांत के अनुसार जब उष्माक्षेपी क्रिया होता है, यानी उष्माक्षेपी क्रिया के दौरान ताप में वृद्धि से विलेयता क्या होता है, घटता है। ठीक है, यानी कि उस कंडीशन में भी यदि आप ताप बढ़ाते हैं वहां उसकी विलेयता क्या होगा, घट जाएगा। दे दिया जाए आपको कि उष्माक्षेपी क्रिया के दौरान, उष्माक्षेपी क्रिया के दौरान गैसों की द्रव में विलायक का ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, उसकी विलेयता वहां भी क्या होगा, घटेगा। अब देखिए हम लेते हैं गैस प्लस लिक्विड, तो गैस लिक्विड का मतलब है सोलवेंट हो गए, और ये आपका कौन सा कंडीशन को दर्शा रहा है, साम्यावस्था को, साम्यावस्था को दर्शा रहा है। तो बनेगा क्या, सोल्यूशन, और प्लस बन जाएगा हीट। तो सोल्यूशन और हीट बनेगा, तो इस कंडीशन में आपके लिए क्या होगा कि आपका जो विलेयता है वो घट जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। अब कहता है आपका गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है।
क्योंकि किसी भी गैस का आप दाब बढ़ाइए, ठीक है, किसी भी गैस का आप दाब बढ़ाइए और दाब बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दाब बढ़ाने से गैसों की विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। तथा दाब आरोपित करने से क्या होता है कि जो गैस के कण होते हैं, गैस के जो भी कण होते हैं, जब उस पर हम दाब क्या करेंगे, आरोपित करेंगे, तो आरोपित करने से एक जगह वो क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और विलयन का अंग बन जाता है, समझे। ऐसे मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, ये बंद है ऊपर से और इसमें हम, ये हमारा क्या है, वाटर है और इसके साथ गैस का कुछ कण हम लेते हैं, ठीक है। ये आपका ब्लू लाइन दिख रहा होगा, ये सभी क्या है, गैस के कण है। तो ये सभी अभी चारों तरफ क्या है, फैले हुए हैं। अभी इसका दाब क्या है, कम दाब है, इसका कम दाब है, या जो सामान्य दाब होता है वो हम रखे हैं। और एक सेकेंड कंटेनर हम लेते हैं और इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम डाल देते हैं, ये हमारा हो गया विलायक, एक घुलने वाला एक कण हो गया। अब बताइए इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, पिस्टन के माध्यम से दाब आरोपित करते हैं, पिस्टन के माध्यम से हम क्या करते हैं, दाब आरोपित करते हैं, दबाव देते हैं। तो दबाव जब देंगे तो ये सभी कण क्या होंगे, जो भी गैस के कण होंगे, दबाव देने के जितना ऊपर से दबाव ज़्यादा दिया जाएगा वो धीरे धीरे गैस के कण क्या होंगे कि द्रव के कणों के साथ संकुचित होकर के मिलते जाएंगे और मिलते मिलते पूर्ण रूप से मिल जाएंगे, इतना मिल जाएंगे कि वहाँ वो क्या हो जाए, विलयन का अंग बन जाएगा। क्या कह रहा है आपका कि विलयन का अंग बन जाता है। तो अंग यानी कि विलयन के साथ ही वो क्या होता है, संपूर्ण रूप से मिल जाता है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले चर्चा किया था विलियम हेनरी ने 1802 ईस्वी में। कब, 1802 ईस्वी में। यही है आपके कौन, विलियम हेनरी। तो विलियम हेनरी साहब ने इसके बारे में चर्चा किया। इन्होंने बताया कि दाब तथा गैसों की विलेयता के बीच, दाब तथा गैसों की विलेयता के बीच क्या स्थापित किया, संबंध स्थापित किया, जिसे हम लोग हेनरी लॉ कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग हेनरी के नियम के बारे में जानेंगे कि हेनरी का नियम क्या है, ठीक है। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको बाद में भी इसको लिख सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है बच्चों। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हेनरी का नियम, ठीक है। हेनरी का नियम है तो इसके पहले मैंने आपको थोड़ा सा चर्चा किया था, बताया था कि विलियम हेनरी ने दाब और गैसों की विलेयता के बीच क्या किया, संबंध स्थापित किया 1802 ईस्वी में, ठीक है। इसमें यानी इनके अनुसार, हेनरी के अनुसार कहा जाता है कि स्थिर ताप पर गैसों की विलायक में विलेयता उसके आंशिक दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। स्थिर ताप, स्थिर का मतलब टेम्परेचर कुछ निश्चित होना चाहिए, ठीक है। कुछ निश्चित टेम्परेचर जो बदलने वाला नहीं है आपका, फिक्स हो। और निश्चित टेम्परेचर जब होगा तो उस कंडीशन में जो आपका विलायक में विलेयता होगा उसके आंशिक दाब के क्या हो जाएगा, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात को लिखा जा सकता है एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू के। अब देखिए यहाँ कौन क्या है, एस का मतलब क्या हो गया, के का मतलब क्या हो गया और पी का मतलब, तो एस का मतलब हुआ आपका, एस का अर्थ हो गया आपका solubility ऑफ गैस, ठीक है। और के आपका हो गया क्या, कांस्टेंट, और पी है आपका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब आंशिक दाब, ठीक है। अब यहां से देखिए, यदि हम किसी विलयन में, ठीक है, यदि हम किसी विलयन में गैस के मोल प्रभाज को, ठीक है ना, यदि हम किसी विलयन में गैस के मोल प्रभाज को क्या मान लेते हैं, गैस के मोल प्रभाज को विलेयता मान लेते हैं, ठीक है।
तो उस कंडीशन में हेनरी लॉ को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? देखिए बच्चों, कहता है कि यदि किसी बिलियन में गैस के मोल प्रभाज को, ठीक है, यदि किसी बिलियन में गैस के मोल प्रभाज को विलेयता मान लेते हैं, मोल प्रभाज के जगह पर हम क्या मान लेंगे? विलेयता मान लेंगे, ठीक है, सोलुबिलिटी। तो हेनरी के नियम को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे, यानी कह रहा है किसी बिलियन में गैस का मोल प्रभाज, वहां था आपका क्या? सोलुबिलिटी। तो वहां किसी बिलियन में विलेयता था, लेकिन अब इस बार क्या आ रहा है? किसी बिलियन में गैस का मोल प्रभाज उस बिलियन में उपस्थित गैस की आंशिक दाब के क्या हो जाता है? समानुपाती। तो अब आप बताएंगे कि मोल प्रभाज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? नहीं जानते हैं? मैंने बताया है, मोल प्रभाज को किससे डिनोट किया जाता है? एक्स। आप हमारे वीडियो को लगातार देखें, आप आसानी से सॉल्यूशन चैप्टर को समझेंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन किसी भी चीज को आप लगातार करेंगे तब ना, ये नहीं कि एक वीडियो को देखें और दूसरा को नहीं देखें, तीसरा को देखें, चौथा को नहीं देखें, तो ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। आप वीडियो को लगातार देखते रहें और शुरू से अंत तक देखें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आते हैं, अब यहाँ कह रहा है कि समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो समानुपाती होगा अर्थात किसके? तो पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। तो अर्थात यहाँ क्या होगा? यहाँ आपका हो जाएगा P समानुपाती x। P का मतलब क्या हुआ? पार्शियल प्रेशर। अब यहां से हमको हेनरी लॉ के अनुसार चलना है, हेनरी के नियम में चलना है। तो P इक्वल टू KH x, ठीक है, ये आपका हो गया हेनरी। अब यहां से हम KH निकालना चाहते हैं, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक KH निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा कि P बाई, ठीक है। अब देखिए यहां आपका P क्या है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और केज क्या है? तो हेनरी कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। और आपका x क्या है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इन बिलियन में गैस का मोल प्रभाज, ठीक है ना। तो बिलियन में हो गया आपका क्या? देखिए करा किसी बिलियन में गैस के मोल प्रभाज उस बिलियन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती हो जाता है। तो आंशिक दाब को P मान लिया गया मोल प्रभाज के, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x हो जाएगा। अब यहाँ से हम P तो इज इक्वल टू KH x। तो यहाँ आपका KH निकालेंगे तो KH का मतलब आपका क्या हुआ? हेनरी स्थिरांक। तो हेनरी स्थिरांक निकालेंगे तो हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर बाई मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से देखिए P का मतलब हुआ P का मतलब हुआ आंशिक दाब, किसका? गैस का आंशिक दाब। KH का मतलब हुआ हेनरी स्थिरांक और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इन गैस। बिलियन में गैस का मोल प्रभाज हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम लोग, अब इसमें देखा जाए तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट से और मैं अब आपको आगे बताता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि यदि हम गैस के आंशिक दाब एवं बिलियन के, यदि हम गैस के आंशिक दाब एवं बिलियन में गैस के मोल प्रभाज के बीच आलेख खींचते हैं, क्या खींचते हैं? आलेख खींचते हैं, तो हमें कैसा रेखा प्राप्त होगा? हमें कैसा रेखा प्राप्त होगा? देखिए बच्चों, कहता है कि यदि गैस के आंशिक दाब एवं विलयन के मोल प्रभाज के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक क्या प्राप्त होता है? सरल रेखा प्राप्त होता है, ठीक है। तो सरल रेखा प्राप्त होता है उस कंडीशन में, देखिए हमने एक y एक्सिस को आंशिक दाब मान लिया और x एक्सिस को मोल प्रभाज के लिए मान लिया। तो यहाँ देखिए हमने इसको 500 का इंटरवल करके लिख दिया, 500 1,000 करके, और इसको 0.010 0.20 इस तरह से हम करके लिखते जाएंगे। और यहाँ से एक आलेख खींचा जाता है तो आपको कैसा रेखा प्राप्त हो रहा है? सरल रेखा। यहाँ देखा जाए स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप में देखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा होता है आपका P बाई बी, तो PQ बटा OQ। और इसी को स्लोप भी हम कह सकते हैं केच, या स्लोप इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? केच। केच का मतलब यहाँ पे हो गया आपका हेनरी स्थिरांक। तो हेनरी स्थिरांक जो होगा आपका किसमें प्राप्त होगा? सरल रेखा में प्राप्त होगा,
ध्यान में रखना है हमें एक चीज और कि समान ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए केएच का मान क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, उसका टेबल मैं बना देता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट करें। देखिए मैंने आपके लिए एक टेबल बना दिया जिसमें दर्शा दिया गया है कि भिन्न भिन्न ताप पर, यानी कि एक ही ताप पर भिन्न भिन्न गैसों का क्या होगा, हेनरी स्थिरांक का मान क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। ठीक है ना। देखिए 293 केल्विन पर हमने 3 गैसों को यहाँ लिया, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इन गैसों के लिए देखिए अलग मान है आपका, तो इन सब वैल्यू को आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, तब आपको न्यूमेरिकल बनाने में क्या होगी, सुविधा होगी। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आपको याद रहेगी तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। अब देखते हैं हम इसका यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेनरी यानी कि स्थिरांक का तो यूनिट हम लोग लिख सकते हैं किलो बार, mm ऑफ Hg, पास्कल, टॉर। आपकी मर्जी, जो भी दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार हम चलेंगे, या दिए हुए रहेगा तो उसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं हेनरी नियम का उपयोग। तो हेनरी नियम का उपयोग सोडा वाटर तथा कोल्ड ड्रिंक्स तो अभी कहनी ही नहीं गर्मी के दिनों में, तो अभी तो क्या मजा आ रहा होगा आपको पीने में, नहीं बच्चे, तो मजे आप लेते रहिए कोल्ड ड्रिंक्स का। करा के सोडा वाटर तथा कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 जो को क्या करते हैं, विलेयता को वृद्धि करने के लिए जो बोतल को क्या कहते हैं, सील किया जाता है, तो बोतल को सील करने के लिए अधिक दबाव पर वहां पे हम हेनरी नियम का क्या करते हैं, यूज करते हैं, यानी कि हेनरी नियम के अनुसार ही उस बोतल को सील किया जाता है। तो सोडा वाटर आपको पता ही है, और कोल्ड ड्रिंक्स तो कौन नहीं जानता। तो बच्चों आपको मजा आया होगा, अब मजा नहीं आया होगा तो आप जाकर कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के पी लेंगे, और कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद भी मजा नहीं आया तो आप बैठ करके वीडियो को देखें और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, देखते हैं एक चीज हमने नोट में लिख दिया है कि केएच का मान जितना अधिक होगा, केएच का मतलब क्या होता है बच्चे, हेनरी स्थिरांक, तो केएच का मान जितना अधिक होगा गैस में द्रव का विलेयता उतना ही क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट पूछ दिया आपको सिंपल सी क्वेश्चन तो आप इसका जवाब आसानी से दे देंगे। ठीक है, कम होगा, जबकि अलग अलग गैसों का ताप बढ़ाने पर केएच का मान बढ़ जाता है। अब मान लो कि 2 अलग अलग हम गैस लेते हैं, एक ऑक्सीजन लेते हैं और एक नाइट्रोजन लेते हैं, और ऑक्सीजन का ताप अलग बढ़ाते हैं और नाइट्रोजन का ताप अलग बढ़ाते हैं, तो जब दोनों का अलग अलग बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी विलेयता जो होगी, यानी कि ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता, उसके केएच का मान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गर्म जल के तुलना में ठंडा जल में ज्यादा आरामदायक महसूस करते हैं। नहीं, जैसे आप मान लो कि किसी स्पीसीज को ठंडे जल में रखें, और गर्मी के दिनों में तो कहना ही नहीं है, गर्मी के दिनों के लिए तो आप गर्म जल से इतने दूर हो जाते हैं कि कहा नहीं जा सकता है। गर्मी के दिनों में आप सबसे ज्यादा कौन से जल का सेवन करते हैं, ठंडे जल का। तो आपसे बच्चों मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वैल्यू को जरूर याद कर लेंगे। मैं आपको अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जो कुछ भी न्यूमेरिकल्स होते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, और आप इन चीजों को याद करें और आप अपने ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाएं, आप उसको ऑब्जर्व करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हमारा इंतजार करें। धन्यवाद।